हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमआर आयुर्वेद हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर से मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आज हम फिर उपस्थित है आप लोगों के बीच। आज हम जानेंगे अस्थमा के बारे में, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में दमा कहते हैं। अस्थमा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इसके कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अंत में हम अस्थमा का सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए जानते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा श्वास नलिकाओं में सूजन एवं सिकुड़न आ जाने के कारण फेफड़ों की वायु मार्ग सूज जाती है, सूज के सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के कारण फेफड़ों तक ऑक्सीजन प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंच पाता है। उससे बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होने लगता है। श्वास लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होने लगता है। इसी बीमारी को दमा या अस्थमा कहते हैं। अस्थमा के बहुत से प्रकार होता है। एलर्जेटिक अस्थमा, नॉन एलर्जेटिक अस्थमा, व्यावसायिक अस्थमा, मौसमी अस्थमा, इस तरह के अस्थमा होता है। पर हम विस्तार से चर्चा न करते हुए हम अस्थमा के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अस्थमा के प्रमुख लक्षण में से सबसे प्रमुख लक्षण ये है कि अस्थमा का अटैक जिस रोगी को आता है उसका सांस फूलने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगता है, सांस लेने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जल्दी जल्दी सांस लेता है, सांस का ड्यूरेशन छोटा हो जाता है और कभी कभी रोगी मुंह से सांस लेने लगता है। अस्थमा वाले रोगी के छाती में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। छाती में डिस्कम्फर्ट महसूस होना, छाती में भारीपन, जकड़ाहट होना, अस्थमा पेशेंट वाले रोगी में इस तरह के लक्षण कॉमन देखने को मिलता है। छाती में भारीपन होना, छाती में डिस्कम्फर्ट महसूस करना, कभी कभी छाती में कसाव एवं जकड़ाहट महसूस करना, छाती में या फेफड़ों में बलगम जमना, खड़खड़ की आवाज़ आना, छींके आना, सर्दी, खांसी, इस तरह के प्रॉब्लम अस्थमा वाले रोगी में देखने को मिलता है। और सीने में जलन होना, कभी कभी सांस नलिकाओं में सूजन आ जाने के कारण सीटी जैसी आवाज़ आना, साए साए की आवाज़ करना अस्थमा वाले रोगी में आम देखने को मिलता है। अच्छा, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण अस्थमा वाले रोगी में ये प्राण स्रोतस की बीमारी है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता और इसके वजह से रोगी को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण चेहरा लाल दिखाई देना, चेहरे का या पूरा बॉडी का नीलापन दिखाई देना, इस तरह के नीलापन दिखाई देना, इस तरह के प्रॉब्लम अस्थमा वाले रोगी में देखने को मिलता है। और इसके वजह से शरीर में कहीं भी दर्द उत्पन्न हो सकता है। कमर में दर्द अक्सर अस्थमा वाले रोगी को देखने को मिलता है। अस्थमा वाले रोगी में कमर में दर्द तो रहता ही है, साथ में शरीर में कमजोरी, सुस्ती, आलसपन एवं पैर हाथ में दर्द, कभी कभी माथे में भी दर्द रहता है, सीने में दर्द रहना और पैर में, हाथों में दर्द का अनुभूति होना, इस तरह के लक्षण देखने को मिलता है। अस्थमा वाले रोगी में सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक लक्षण ये है कि अस्थमा वाले पेशेंट बेचैनी, घबराहट एवं डरा डरा सा रहना। अस्थमा का अटैक रात में सबसे ज़्यादा होता है। रोगी डर के मारे उठ के बैठ जाता है और नींद में भी काफ़ी खलल पैदा होता है। प्रॉपर नींद न ले पाने के कारण भी रोगी बेचैन एवं सुस्त एवं निढाल रहता है। और सांस अटैक के कारण, यानी सांस का जो प्रॉब्लम है उसका अटैक होने के डर से रोगी हमेशा भयभीत और चिंतित में रहता है। चिंता, तनाव, स्ट्रेस, इस तरह के साफ रोगी में देखने को मिलता है।
ये थे अस्थमा रोगी के कुछ प्रमुख लक्षण। चलिए अब हम जानते हैं अस्थमा के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में। अस्थमा किन किन कारणों से उत्पन्न हो सकता है, ट्रिगर कर सकता है। चलिए एक एक करके विस्तार पूर्वक जानते हैं। अस्थमा का सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम। प्रकृति ने उसके शरीर में ऐसा गुण रखा है, उसकी बनावट ही ऐसी रखी है कि किसी भी चीज़ से उसका बॉडी एलर्जिक रिएक्शन दे देता है, एलर्जेटिक हो जाता है। या फिर उसके माता पिता से या उसके पूर्वजों से या उसके पूर्वजों में किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ हो तो डीएनए ट्रांसमिशन के कारण वो गुण अस्थमा वाले रोगी में आ गया हो, इसके वजह से भी उसका बॉडी एलर्जिक रिएक्शन देता हो। इस तरह के जेनेटिक प्रॉब्लम अस्थमा वाले रोगी में हो सकता है। अच्छा, अस्थमा वाले रोगी को किसी भी कारण से एलर्जी हो सकता है। चलिए कुछ प्रमुख एलर्जी पैदा करने वाले कारणों के बारे में जानते हैं। जैसे सड़कों में उड़ने वाले धूल से, धुआं से भी एलर्जी हो सकता है, और जानवरों के बालों से या पंछियों के पंख से भी एलर्जी हो सकता है। अस्थमा वाले रोगी को उसका अस्थमा ट्रिगर कर सकता है और इसके वजह से भी सांस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। दूसरा सबसे प्रमुख कारण होता है पेड़ पौधों से या उसके फूलों से, पेड़ पौधों के फूलों से प्राप्त होने वाले परागकण। इससे भी बहुत सारे अस्थमा वाले रोगी को एलर्जी हो जाता है। उसका जो अस्थमा है वो तुरंत श्वास नलिकाओं के माध्यम से अंदर जाते ही अस्थमा ट्रिगर कर जाता है और श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, बहुत सारे अस्थमा रोगी को कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधनों से भी एलर्जी उत्पन्न हो सकता है, जैसे पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, इस तरह के सुगंधित चीज़ों या उसमें डाला हुआ जो सुगंधित प्रिजर्वेटिव डाला हुआ होता है उससे भी एलर्जी हो सकता है। या फिर परफ्यूम से, इत्र से या कोई भी सुगंधित चीज़ों से उसका अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। उससे तुरंत छींके आना, बलगम बनने लगना और सांस लेने में कठिनाई होना, इस तरह के प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। अनाज के भूसी से भी अस्थमा वाले रोगी को अस्थमा का अटैक हो सकता है। जैसे ही उसकी भूसी के कुछ कण श्वास नलिकाओं द्वारा अंदर जाता है, श्वास नलिकाओं में इरिटेशन होना शुरू हो जाता है और सूजन, इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होने लगता है और अस्थमा का अटैक आना शुरू हो जाता है। मौसम परिवर्तन होते वक्त अस्थमा वाले रोगी को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम परिवर्तन होते ही छींके आना, एलर्जिक उत्पन्न होना, एलर्जी के कारण छींके आना, सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम का बनना, सांस का प्रॉब्लम होना, इस तरह के प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के दिक्कतों का फेस करना पड़ता है। इसलिए हमेशा मौसम परिवर्तन के वक्त बच के रहना चाहिए। मौसम परिवर्तन के वक्त हमेशा सावधानी पूर्वक काम लेना चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा गर्म एवं गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठंड के मौसम में हमेशा अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए। शाल, स्वेटर से हमेशा ढके हुए रखना चाहिए। खुले मौसम में, ठंडे मौसम में या ठंडा हवा में नहीं जाना चाहिए। खुले में घूमना नहीं चाहिए। एसी या कूलर वाले रूम में कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरना चाहिए या जाना नहीं चाहिए, इससे हमेशा बचना चाहिए। बारिश के मौसम में भीगने से भी अस्थमा वाले रोगी को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे भी एलर्जी उत्पन्न हो सकता है। सर्दी, खांसी, छींक, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है और सांस में कठिनाई उत्पन्न होने लगता है। सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अस्थमा का अटैक आ सकता है। बारिश के मौसम या ठंड के मौसम में भीगा हुआ कपड़ा पहनने से भी इस तरह के प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। या फिर ठंड के मौसम में भीगा हुआ कपड़ा पहन के कुछ देर तक रहने से, या फिर ठंड के मौसम में ठंडे पानी में स्नान करने से, ठंडे पानी में रहने से
ही बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है। अस्थमा का जो बीमारी है वो बढ़ सकता है। जैसे ही मौसम परिवर्तन का समय होता है या मौसम परिवर्तन होने लगता है, अस्थमा वाले रोगी उसके प्रति अनुकूल नहीं बना पाता और उसका बॉडी एलर्जेटिक रिएक्शन देना शुरू कर देता है और अस्थमा का अटैक होना शुरू हो जाता है। छींके आना, बलगम बनना, सांस का प्रॉब्लम होना, खांसी आना और छाती में बलगम जमना, घड़-घड़ की आवाज़ आना, इस तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसी ये जब भी अगर मौसम परिवर्तन हो तो मौसम परिवर्तन के वक्त हमेशा बच के रहना चाहिए। यदि आप बरसात के मौसम से ठंड के मौसम की ओर यदि मौसम परिवर्तित हो रहा हो, उस समय हमेशा बच के रहना चाहिए और ठंड से हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए। या फिर बरसात के मौसम में भी, गर्मी के मौसम है तो गर्मी के मौसम से जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होने लगता है उस समय भी, उस वक्त भी अस्थमा वाले रोगी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मौसम परिवर्तन हो उस समय हमेशा बच के रहना चाहिए और मौसम के प्रति अनुकूलता बना के चलने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, अस्थमा एक सूजन की बीमारी है। ब्रोंकाई में सूजन आ जाने के कारण ही, श्वास नलिकाओं में सूजन होने के कारण ही अस्थमा का अटैक होना शुरू होता है। और कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो सूजन को बढ़ा सकता है, जैसे नमक, चीनी, होटल में बनने वाले सामान, मिठाइयाँ, नमकीन, भुजिया, चिप्स, अल्कोहल, दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इस तरह के प्रॉब्लम से भी अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है, क्योंकि इसका सेवन करने से सूजन में वृद्धि होती है, सूजन बढ़ जाता है और अस्थमा का अटैक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा में, ब्रोंकाई में सूजन हो जाने के कारण ही सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्वास मार्ग सूज जाता है और संकरी हो जाता है और श्वास का प्रॉपर ढंग से फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता और इसके वजह से श्वास लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे फ्रिज में रखा हुआ बासी भोजन, चिल्ड पानी और कोल्ड ड्रिंक, इस तरह के खाद्य पदार्थ हैं, उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे भी सूजन में वृद्धि होती है और अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए हमेशा अस्थमा वाले रोगी को अस्थमा का जो रोग है उसे बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से हमेशा बच के रहना चाहिए, या अस्थमा वाले रोगी को अस्थमा का एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए। ये थे अस्थमा वाले रोगी में अस्थमा उत्पन्न करने वाले या अस्थमा के बीमारी को बढ़ाने वाले कुछ प्रमुख कारणों के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं इस अस्थमा को ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। अस्थमा के उपचार में सबसे पहला तो ये है कि जिस चीज़ों से रोगी को एलर्जी होता है हमेशा वैसे खाद्य पदार्थों से या वैसी चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए। धूल, धूसरी, धुआं, जितने भी बताए गए कारण हैं उससे हमेशा बच के रहना चाहिए। खास करके ठंडे मौसम में या एसी रूम में या फिर ठंडे जगहों में, खुले हवाओं में, या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप या गर्म हवा चल रही है ऐसे नमी या हॉट स्थान पे कभी भी नहीं रहना चाहिए। चलिए अब हम अस्थमा को ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको लेनी है श्वास कुठार रस। ये एक आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन है और ये लगभग सभी आयुर्वेदिक कंपनियां इसे बनाती है। कोई अच्छी कंपनी जिसमें आपको भरोसा हो वो श्वास कुठार लेकर आएँ और 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इसका इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद, और इसको कनक आसव के साथ लें। यह भी क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है। इसको 15 से 20 ml सुबह, दोपहर, शाम श्वास कुठार रस के साथ लें। कनक आसव भी एक आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन है और श्वास में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। श्वास नलिकाएं जो सिकुड़ जाती है उसे खोलने का काम करता है, सूजन को कम करने का काम करता है, श्वास का जो अटैक है उसे भी धीरे धीरे दूर करने का काम करता है, श्वास में आराम देता है। तीसरी दवा जो आपको लेनी है वो है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण और सीतोपलादी चूर्ण,
दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करें। यदि आप 50 ग्राम त्रिकटु चूर्ण ले रहे हैं तो 50 ग्राम आपको सीतोपलादी चूर्ण लेना है, और दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके, और इसका भी इस्तेमाल 3 से 4 ग्राम सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है। आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको लेनी है, खाना खाने के आधा घंटा बाद हनी से। इसको हनी मिक्स करके पेस्ट सा बना के और धीरे धीरे इसे चूसना है, और ऊपर से गुनगुना गर्म पानी पी लेना है। चौथी दवा आपको लेनी है वसा अवलेह। वसा अवलेह भी 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है, यानी 5 ग्राम। 5 ग्राम औषधि सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से आपको लेनी है, खाना खाने के आधा घंटा बाद। ये भी श्वास नलिकाओं को खोलने का काम करता है। श्वास संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, खास करके दमा, अस्थमा या पुरानी खांसी में, ये बेहतर रिजल्ट देने वाली औषधि है। 5वीं औषधि जो आपको लेनी है वो है महासुदर्शन चूर्ण। महासुदर्शन चूर्ण ये भी क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है, और खास करके लंग्स इन्फेक्शन में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाली औषधि है। यदि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, या लंग्स में सूजन हो गया हो, लंग्स में पानी भर गया हो, तो ऐसी स्थिति में, या आपको ब्लड में कोई इफेक्ट आ गया हो, ब्लड प्यूरिफायर के लिए सबसे बेहतरीन औषधि है। ये आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, इन्फ्लामेशन को भी दूर करेगा, और सांस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, खास करके दमा, अस्थमा में ये बेहतर रिजल्ट देने वाली औषधि है। महासुदर्शन चूर्ण को 5-5 ग्राम सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल करें, और यदि रोग बढ़ा हुआ नहीं है तो 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम हल्का गर्म गुनगुना पानी से खाना खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करें। और सबसे लास्ट औषधि जो आपको लेनी है वो है एरंड पाक। एरंड पाक पेट को साफ रखता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, और कब्ज को खोलता है, और पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। आपको 10 ग्राम एरंड पाक गर्म गुनगुना पानी से सोने से आधा घंटा पहले आपको लेना है। सोते वक्त आपको एरंड पाक 10 ग्राम लेके और हल्का गुनगुना गर्म पानी ले लेना है। इन औषधियों का नियमित सेवन करने से अस्थमा का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और निश्चित ड्यूरेशन तक, निश्चित काल तक इस औषधि का उपयोग किया जाए तो अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। शर्त यह है कि आपको परहेज का पालन करना है। वैसे खाद्य पदार्थ जो इससे अस्थमा का प्रॉब्लम बढ़ता हो, या वैसे वस्तुओं जो अस्थमा ट्रिगर करता है, अस्थमा के प्रति एलर्जिक रिएक्शन दिखाता है, वैसे वस्तुओं से दूरी बना के रहना चाहिए। ठंडे मौसम में या खुले हवाओं में, खुले वातावरण में हमेशा न जाना चाहिए या बच के रहना चाहिए। इस तरह के दिनचर्या का पालन करते हुए यदि इस औषधि का नियमित सेवन किया जाए तो अस्थमा को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अस्थमा रोगी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों का सेवन करना है, और किन किन चीज़ों को नहीं खाना है, इन सभी पर एक विस्तार पूर्वक वीडियो बना चुके हैं। अस्थमा रोगी को क्या खाना है, क्या नहीं करना है, इन सभी पर एक संपूर्ण डाइट चार्ट बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।